अध्याय 3 में आज आप लोग वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे। वियतनाम की राजधानी है हनोई। इस चीज़ को देखिए, जैसे मान लीजिए इंडो चाइना के अंतर्गत कितने देश थे? 3 देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इस बीच में आपको हम हिंद चीन लिखे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हिंद चीन अगर लिखे हैं तो इसका अर्थ है कि यहीं पर जो है लाओस भी होंगे, कंबोडिया भी होंगे और वियतनाम भी होंगे। आप नक्शा में देखिए कहाँ पर है वो, देखिए यहाँ पर देखिए भारत है। भारत किधर गया वो? भारत देखिए, भारत के इस साइड जो है, इस साइड यहाँ ऊपर में होगा आपका लाओस, इसके जस्ट नीचा में होगा आपका वियतनाम और जस्ट जरा सा हल्का साइड में जो है कंबोडिया है। और इसके साइड से जो है दक्षिण चीन सागर है। इसके साइड से क्या है? दक्षिण चीन सागर। तो तीनों क्या है? एक ही जगह है, जिसमें कंबोडिया और लाओस में क्या है? भारत की सभ्यता देखने को मिलते हैं और वियतनाम में चीन की सभ्यता देखने को मिलते हैं। तो हिंद चीन के उत्तर में क्या है? म्यांमार और चीन। हिंद चीन के उत्तर में म्यांमार और चीन। यदि हम पूछेंगे बारी बारी से कि कंबोडिया के उत्तर में क्या है, तो भी आप कहेंगे म्यांमार और चीन। हम कहेंगे लाओस के उत्तर में क्या है, तो भी आप कहेंगे म्यांमार और चीन। हम कहेंगे वियतनाम के उत्तर में क्या है, तो म्यांमार और चीन। अगला क्वेश्चन यदि आप लोगों से हम कहे कि कंबोडिया पर जो है किसका अधिकार था? फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। क्योंकि कंबोडिया पर कभी भी चीन आक्रमण नहीं किया। चीन तो आक्रमण बार बार किस पर कर रहे थे? वियतनाम पर। हिंद चीन के पूरब में क्या है, तो दक्षिण चीन सागर है। हिंद चीन के पूरब में दक्षिण चीन सागर। आप नक्शा में देखिए, लाओस के साइड में हरे कलर के ऐसे नक्शा होंगे, वो हरे कलर के ऐसे रेखा होंगे, तो वहीं हरा कलर वाला जो है वह दक्षिण चीन सागर है। क्या है? दक्षिण चीन सागर। दक्षिण में भी दक्षिण चीन सागर और पूरब में भी दक्षिण चीन सागर। तो कंबोडिया के पूरब में भी दक्षिण चीन सागर, वियतनाम के पूरब में भी दक्षिण चीन सागर और दक्षिण में भी क्या है? दक्षिण चीन सागर। कंबोडिया के पश्चिम में क्या है, तो थाईलैंड। पश्चिम में क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? हाथियों का देश। यानी थाईलैंड में हाथी बहुत ज़्यादा है। थाईलैंड में हाथी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? वो हाथियों का देश। तो यहाँ तक समझने में है दिक्कत? फिर से एक बार देख लीजिए। हिंद चीन का अर्थ है कि इसके अंतर्गत 3 देश होंगे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। यानी ये तीनों के उत्तर में म्यांमार और चीन होंगे। ये तीनों के पूर्व में दक्षिण चीन सागर होंगे, दक्षिण में भी दक्षिण चीन सागर होंगे, पश्चिम में थाईलैंड होंगे। पश्चिम में क्या होंगे? थाईलैंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका आप चौहद्दी ही बता सकते हैं। हिंद चीन के अंतर्गत जितने देश आते हैं, इसका चौहद्दी आप इसके माध्यम से बता सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिण चीन सागर। याद रखिएगा, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। 3री शताब्दी में चीन वंश के राजा जो थे वह थे शी हुआंग टी। ध्यान रखिएगा, चीन वंश के राजा शी हुआंग टी। चीन के सबसे बड़े दीवार बनवाने वाले शासक कौन थे? शी हुआंग टी। उन्होंने चीन के सबसे बड़े दीवार बनवाए थे। और आप लोग जीके में भी याद किए होंगे कि सबसे बड़ा दीवार विश्व में किसका है, तो चीन का। किसका है? चीन का। तो इस दीवार को बनवाने वाले शासक का क्या नाम थे? शी हुआंग टी। वह कौन सी? शी हुआंग टी किस शताब्दी में शासन कर रहे थे, तो 3री शताब्दी में। कौन सी शताब्दी? यदि 3री शताब्दी को ईस्वी में यदि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 200 से 300 ईस्वी। 200 से 300 ईस्वी, है कि नहीं है? चीन वंश के बाद चीन में कौन सा वंश हुआ?
शुरुआत हुए थे? हान वंश। कौन सा वंश? हान वंश। ध्यान रखिएगा, चीन वंश के बाद कौन सा वंश चीन में शुरू हुए थे? हान वंश। कौन सा वंश? और हान वंश के राजा कौन थे बुआ? वुटी। कौन थे? वुटी। अब देखिए, उन्होंने 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक क्या किए थे? चीन पर हुकूमत किए थे। 3री से 9वीं शताब्दी तक पूरे चीन पर उन्होंने हुकूमत की। और इनके बाद उन्होंने वियतनाम पर भी क्या किए थे? आक्रमण किए थे। उन्होंने वियतनाम पर भी 5 वर्षों तक हुकूमत किए थे। लेकिन 5 वर्षों के बाद फिर से आज़ाद हो गए। कौन? वियतनाम। क्योंकि वियतनाम बार बार आज़ाद होते भी थे और बार बार गुलाम हो जाते थे। जैसे ही चाइना वाले मजबूत होते थे, चीन पर आक्रमण कर देते थे और चीन को कब्जा कर लेते थे, वियतनाम को। और जैसे ही वियतनाम ताकतवर होते थे, चाइना वालों को खदेड़ करके भगा देते थे। इसके बाद देखिए, 9वीं के बाद क्या है हुआ? 15वीं शताब्दी। 9वीं के बाद 15वीं शताब्दी, यानी 15वीं शताब्दी में कौन सी वंश चीन में शुरुआत हुए हुआ? तो मिंग वंश। 15वीं शताब्दी में कौन सा वंश? मिंग वंश। मिंग वंश के शासक कौन थे? युंगली। कौन थे? युंगली। 19वीं शताब्दी में मंचू राजवंश स्टार्ट हुए थे। मंचू राजवंश। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहला वंश कौन सा चीन का? तो चीन वंश। दूसरा वंश कौन सा था? हान वंश। तीसरा वंश कौन सा? मिंग वंश। चौथा वंश कौन सा? मंचू राजवंश। एक बार फिर से बोलिए, चीन का सबसे पहला वंश चीन वंश, दूसरा वंश, तीसरा वंश, चौथा वंश मंचू राजवंश। शताब्दी नहीं पूछते रहते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि चीन वंश के बाद कौन सा वंश स्टार्ट हुए थे? तो हान वंश। हान वंश के बाद कौन सा था? मिंग वंश। मिंग वंश के बाद कौन सा था? मंचू राजवंश। कौन सा? मंचू राजवंश। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिंग वंश के शासक कौन है? तो युंगली। कौन है? हान वंश के शासक कौन है? वुटी। अब मंचू राजवंश के शासक पते नहीं। मंचू राजवंश के शासक पते नहीं, क्योंकि मंचू राजवंश जैसे ही आए थे, फ्रांस से उसने क्या कर दिया? फ्रांस यहाँ पर चले गए बुआ। कहाँ? वियतनाम। तो वहाँ पर राजा घोषित नहीं हुआ, लेकिन मंचू राजवंश की स्थापना हुई थी। कब? मिंग वंश के बाद। अब देखिए, अब फ्रांसीसी लोग वियतनाम आ गए 1858 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वियतनाम फ्रांस के लोग कितने ईस्वी में आए थे? वियतनाम फ्रांस के लोग कितने ईस्वी में आए थे? 1858 ईस्वी में। और उन्होंने किस क्षेत्र को कब्जा किए थे? उत्तरी इलाका को। कौन सा इलाका? उत्तरी इलाका। फ्रांस और चीन के बीच जो युद्ध हुआ वह कितने ईस्वी में? 1887 ईस्वी में। फ्रांस और चीन के बीच युद्ध कितने ईस्वी में? 87। इंडो चाइना का गठन कितने ईस्वी में? 1887 ईस्वी में। वियतनाम का फेमस इलाका कौन सा है? तो टोकिन और अन्नाम। वियतनाम का फेमस इलाका टोकिन और अन्नाम पर कब्जा किसका था? तो फ्रांस का। किसका था? फ्रांस का। और इसी टोकिन और अन्नाम के लिए क्या हो गए थे? युद्ध। टोकिन और अन्नाम के लिए ही क्या हुए थे? युद्ध। कितने ईस्वी में? 1887 ईस्वी में। वियतनाम किसका उपनिवेश था? फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। उपनिवेश का अर्थ होता है गुलाम। उपनिवेश का अर्थ गुलाम। तो वियतनाम किसका गुलाम था? फ्रांस का। लिख लीजिएगा, वियतनाम पर किस साम्राज्य का वर्चस्व था? चीन का। वियतनाम पर किस साम्राज्य का वर्चस्व? चीन का हुआ, यानी चीन ही बराबर हुकूमत करते थे उस पर। चीन में सबसे बड़े दीवार बनवाने वाले कौन थे? शी हुआंगटी। इंडो चाइना के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। हर देश 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन वियतनाम कब मनाते हैं? 1 फरवरी को। कब मनाते हैं? 1 फरवरी। कई जगह दिया गया है 12 फरवरी, लेकिन 12 फरवरी गलत है। 12 फरवरी गलत है।
जहाँ भी मनाए जाएंगे वह एक ही तारीख को मनाए जाएंगे, चाहे फरवरी में मनाए, चाहे मार्च में मनाए, चाहे मई में मनाए, लेकिन हमेशा न्यू ईयर 1 तारीख को ही होना चाहिए, है कि नहीं है। इसीलिए 1 फरवरी को न्यू ईयर वियतनाम के लोग मनाते हैं। आबादी कितना है वियतनाम की? 10 करोड़। कितना? 10 करोड़। वियतनाम के लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? गांव में। लाओस के लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? गांव में। लाओस में प्रॉब्लम क्या था? क्योंकि अमेरिका वाले ने बम फेंक रहे थे बराबर, है कि नहीं है। और यही प्रॉब्लम कहाँ भी? वियतनाम में भी। वियतनाम भी किससे उलझे हुए थे? अमेरिका से उलझे हुए थे। वियतनाम किससे उलझे हुए थे? चीन से उलझे हुए थे। तो उसे भी बहुत ज़्यादा डर थे, और हमेशा लोग बड़े बड़े शहरों पर ही बम फेंकते हैं ज़्यादातर। इसीलिए वहाँ के लोग कहाँ पर आना पसंद करते थे? तो गाँव में। 1964 में अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने ईस्वी में अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध हुआ? 1964। वियतनाम में सबसे प्रमुख खेती जो की जाती है वह मरीच और काजू का। मरीच और काजू। मरीच और काजू काफ़ी कॉस्टली भी है, इसीलिए वियतनाम दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? तरक्की हो रहे हैं। वहाँ के लोग खाना थोड़ा सा उन लोगों का अजीब है। जिस तरह से कंबोडिया का खाना थे, जिस तरह से लाओस का खाना है, उसी टाइप का किसका खाना है? वियतनाम का भी खाना है। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट खाने में किस चीज़ को माने हैं? तो मंकी के सिर को। मंकी के सिर। मंकी को पकड़ लिए बंदर को, और गर्दन को काट दिए, और गर्दन काट करके नीचे से आग लगा दिए, पका दिए, और खोपड़ी को नोच नोच के खा रहे हैं। चुट्टा से खोपड़ी को नोच नोच के वो लोग खाते हैं। वो लोग ज़्यादातर भोजन पका कर खाते हैं। ज़्यादातर भोजन पका कर, जो भी भोजन करेंगे वो लोग पका कर। जैसे आप ही लोग आलू खाइए पका करके, आलू खाइए उबाल करके, दोनों में टेस्टी कौन लगेंगे? पका हुआ आलू। बचपन में लोग घूरा में पका कर बहुत ज़्यादा आलू खाते रहते हैं। जब न्यू आलू उखड़ते हैं, खेतों से लाई जाती है, उस समय आप खाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते रहता है। घूरा में पका दीजिए, चूल्हा में पका दीजिए, और लोग जो है सो करके खाते रहते हैं। वो टेस्टी ज़्यादा होंगे, और उबाला हुआ टेस्टी कम होते हैं। इसी तरीक़ा से आप खाना में भी जिस चीज़ को पका कर खाएंगे उसका टेस्टी ज़्यादा होंगे, जिन चीज़ को आप उबाल कर खाएंगे उसका टेस्ट कम होंगे। आप सब्जियों को लीजिए ना, भुजिया बनाइए, ज़्यादा मात्रा में तेल दीजिए, मसाला दीजिए, देखिए उसका टेस्ट कुछ अलग होगा। पानी डाल दीजिए, उसका टेस्ट अलग होंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पानी डालने पर टेस्ट कम हो जाएंगे, आपके बॉडी के लिए ठीक रहेंगे, और जिसमें पानी नहीं डालेंगे आपके बॉडी के लिए हानिकारक होंगे, लेकिन मुंह के लिए बहुत ही लाजवाब होंगे, मुंह में बहुत ही अच्छा स्वाद लगेंगे, है कि नहीं। और जो चीज़ मुंह को हजम होता है वह पेट को हजम नहीं होता है, और जो पेट को हजम होता है वह मुंह को हजम नहीं होता है। लेकिन लोग बेसिक किसका बात करता है? मुंह का। क्योंकि पेट में जो, मुंह में जो डालिएगा कहाँ जाएगा? पेटवे में। कहाँ जाएंगे? पेट में। तो सबसे प्रमुख खाना वियतनाम का क्या है? मंकी का सिर। वह भी कैसे खाते हैं? उबाल कर या पका कर? तो पका कर, चुट्टा से नोच नोच कर। दूसरा है शराब। यहाँ पर शराब, जैसे अपने लोगों के राज्य में हरियाणा में शराब आपको बहुत ही सस्ता मिलेंगे, 30 रुपया, 35 रुपया, 50 रुपया में मिल जाता है। तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, बच्चे से बच्चे लोग बीड़ी पीते हैं। यहाँ पर हरियाणा में लोग सिगरेट की मात्रा बहुत कम, वहाँ के लोग बीड़ी पिएंगे खाली। क्या पीते हैं? बीड़ी। आप देखे होंगे इस रूम में जो आए हुए थे वह बराबर बीड़ी ही पीते थे। यानी हरियाणा में नशा का लत सबको लगा हुआ है, लड़की से लेकर के लड़का तक, समझ रहे बात। और हरियाणा में लोग ज़्यादातर हुक्का पीते हैं, महिला भी हुक्का पिएगी और पुरुष भी हुक्का पीते हैं। हुक्का भी बड़े बड़े स्टाइलिश, सोना का पानी चढ़ा हुआ, उससे देखेंगे उसका दूल्हा इस साइड से धुक रहा है, इसकी पत्नी उस साइड से धुक रही है, समझ रहे बात। तो वहाँ भी क्या है? शराब बहुत ही सस्ते हैं। दूसरा, शराब से भी ज़्यादा वो लोग पसंद करते हैं स्नेक वाइन। स्नेक मीन्स सांप, स्नेक मीन्स सांप। अब देखिए कैसा खतरनाक आदमी सब है। वह स्नेक वाइन कैसे बनता है? किसी सांप को पकड़ लिया, किसी शीशी में पानी डाल दिए, इस जिंदा सांप को इसमें डाल दिए, ढक्कन को लगा दिए। सांप मर गए कि जिंदा रहेंगे? मर गए।
अब वो मर गए तो मरे हुए सांप को 12 घंटा के बाद निकाल लिए, उसको ले गए वाइन में, इस वाइन में डाल दिए, वाइन में 1 हफ्ता तक रखते हैं। यानी जो शराब बना हुआ है उस शराब बने हुए शराब में इस मरे हुए सांप को रखेंगे 1 हफ्ता यानी 8 दिन तक, और फिर इस सांप को निकाल लेंगे इससे। ये हो गया स्नेक वाइन। वाइन पहले से बना हुआ है, सांप डाल दिया, पूरी तरह से सड़ के इसमें से निकल गया। अब ये क्या होंगे? स्नेक वाइन। और वहाँ के लोग स्नेक वाइन पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे बच्चे को स्नेक वाइन पिलाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है स्नेक वाइन पीने से बॉडी में किसी तरह की बीमारी प्रवेश नहीं करती है। और ये सही बात भी है। अब ये इसलिए सही बात है, आप घुमक्कर प्रवृत्ति को देख लीजिए। इधर का देखिए, जितने आदमी यहाँ बैठे हुए हैं किसी का बाल में सिल्की नहीं है, सबका बाल अजीबे ढंग का लग रहा है। किसी का बहुत घनघोरे है, किसी का जो है लगता है कि चिपकल चपकल है, किसी का भुल्ले है, किसी का उजरले है कि नहीं है, किसी का बाल सिल्की नहीं है। लेकिन आप घुमक्कर प्रवृत्ति को देख लीजिए, सुबह से शाम तक वो लोग रहते हैं धूप में, लेकिन फिर भी उन लोगों का बाल बहुत ही सुपर रहता है। उन लोगों का देखिए एकदम हीरो की तरह यहाँ तक बाल रखेंगे, अब बहुत घने भी बाल रहेंगे, सुपर बाल रहते हैं उन लोग। उन लोग ना तो कोई कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ लाइफ बॉय साबुन का इस्तेमाल करते हैं। जो भी साबुन कभी ज़रूरी हुआ तो कपड़ों में साबुन से धो देता है, फिर भी उन लोगों का बाल बहुत ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो लोग स्नेक वाइन की जगह पर स्नेकों को क्या करते हैं? चबा जाते हैं, यानी सांप को ही चबा जाते हैं। है कि नहीं? उन लोगों के बॉडी में क्या बसे हुए रहते हैं? विष। उन लोगों के बॉडी में विष। यदि घुमक्कर प्रवृत्ति के साथ कोई अदर व्यक्ति यदि शादी करते हैं तो वह जिंदा नहीं रहेंगे, संबंध बनाने के बाद वह मर जाएंगे, क्योंकि घुमक्कर प्रवृत्ति के बॉडी में क्या रहते हैं? विष पैदा रहते हैं। क्या पैदा रहते हैं? विष। क्योंकि नरिया खाते हैं, बिजी खा जाते हैं, कुत्ता खा जाते हैं, है कि नहीं, सांप को खा जाते हैं, तो उन लोगों के बॉडी में क्या रहते हैं? पैदा रहते, विष पैदा रहते हैं। और जो व्यक्ति कभी नहीं खाए हैं, अगर उन व्यक्ति के साथ शादी कर लिए और उनके साथ यदि संबंध बनाते, ऑटोमेटिक वो मर जाते हैं। 24 घंटा के अंदर उनका स्वर्गवास हो जाएंगे, 24 घंटा के अंदर। एक लड़का था, और किसी को आप देखिए घुमक्कर प्रवृत्ति की लड़की बहुत ही सुंदर रहती है देखने में, देखोगे तो इरादा होगा कि काश हमको भी शादी हो जाता, इसी से तो ठीक रहता है। भले ही आप माँ बाप के डर से नहीं करेंगे शादी, गांव समाज के डर से नहीं करेंगे, लेकिन आपके दिल में ये महसूस होगा कि काश उसी से शादी हमको हो जाता तो ठीक था। एक लड़की आई थी मांगने के लिए, इतनी खूबसूरत लड़की थी, गांव मोहल्ला में ऐसी लड़की देखना बड़ा मुश्किल था। एक लड़का जाकर के कहता है कि आप क्यों मांग रही हो, आप हमसे शादी कर लो। कहा कोई बात नहीं है, हम शादी आपसे कर लेते हैं, लेकिन आप शादी करने से पहले 1 वर्ष तक हमारे साथ रहिए, और आप भी सांप खाइए, आप भी नरिया को खाइए, आप भी बिज्जी खाइए, आप भी कुत्ते का सेवन कीजिए। फिर धीरे धीरे आपके ब्लड में क्या हो जाएंगे? विष प्रवेश हो जाएंगे, तो ही आप हमारे साथ रह सकते हैं। अन्यथा शादी करने के बाद 24 घंटा के बाद का आप कहाँ होंगे? स्वर्ग। हम कहाँ होंगे? धरती पर। फिर भी लड़का कहा था नहीं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन शादी करेंगे। तो कहा ना, ये हो नहीं सकता है। तब लड़का अपना घूम घाम के अपना आ गया, लेकिन तो फिर भी नहीं मान रहा था। कितने आदमी को कह भी दिया कि हमको इससे शादी करा दीजिए, शादी करा दीजिए, लेकिन लड़की स्पष्ट बोल दी थी। तो सही बोली कि नहीं बोली? लेकिन लड़का सब नहीं मानते रहता है, अलग सी बात है। तो वियतनाम में शराब में सबसे फेमस शराब क्या है? स्नेक वाइन। और स्नेक वाइन कैसे बनाई जाती है आप लोग समझ गए? सांपों को रख करके। अगला है कि वहाँ के लोग कुत्ते की मांस और बिल्ली की मांस खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उल्टा पुल्टा भोजन है कि नहीं है? बताइए। यहाँ के अपने यहाँ जो है कुत्ते की मांस लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, बिल्ली की मांस खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग कुत्ते और बिल्ली दोनों का मांस खाते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। कहा जाता है कुत्ते का मांस
कुत्ते का मांस और बिल्ली का मांस खाने में सॉफ्टनेस होता है, और कुत्ते की मांस खाने से बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जिस तरह से कुत्ते की रेस होती है, कुत्ता दौड़ने में बहुत ही हीरो होते हैं, उसी तरीक़ा से उसके मांस खाने से व्यक्ति भी क्या होंगे, बहुत ही ताकतवर होंगे। मेरी बात। और बिल्ली के मांस इसलिए खाई जाती हैं क्योंकि बिल्ली बहुत ही जो है सॉफ्टनेस टाइप की होती भी है, दूसरी उसकी चाल जो होती है कि आपके बगल से भी गुजर जाएगी तो आप नहीं समझ सकते हैं। तो वहाँ के लोगों का मानना है कि जिस तरह के आप भोजन करेंगे उसी तरह का आपका विचार भी होंगे, उसी तरह का आपका विचार भी होंगे। यहाँ भी कहा जाता है कि यदि कोई आदमी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, सिक्स पैक, डोले, शोले, बाइसिप, ट्राइसिप है कि नहीं है, चेस्ट, तो कहेगा आप मुर्गा खाइए। क्या खाइए? मुर्गा। आप मुर्गा का बूट खाइए, अंडा खाइए, बीच वाले भाग को निकाल कर खाइए, ताकि आपके बॉडी में चर्बी नहीं बढ़ेंगे, ओनली फॉर प्रोटीन बढ़ेंगे, तो आपको डोले और शोले बनेंगे। जिस तरह से मुर्गा में होता है कहीं कहीं लटकल लुटकल लदरी सब नहीं होता है, इसी टाइप से आपके बॉडी में भी क्या होंगे, कहीं कहीं लटकल फटकल होंगे। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, और ऐसा माना भी जाता है। आप लोग भी पढ़े हैं ना, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसे लोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसी होगी संगत वैसा होगा रंगत। कहावत भी है कि नहीं है। तो तबीयत नाम कर रहा है तो कौन सा जुल्म कर रहा है। आप लोग भी जितने आदमी मांसाहारी है, मछली खाने वाले हैं, क्या मछली पोटा वोटा नहीं खाते हैं? बुआ गंदा नहीं खाते हैं मछली। आप ठंड के मौसम में जाइए पोखर में, नाक से आप देखिए ना, तुरंत जो है डेरा पे उठ जाएंगे, लपक लपक के खा जाएंगे, और दूसरा आदमी जाल लेकर जाएंगे, छान कर आ जाएंगे, और छान करके फिर से तेल में छल देंगे, और छान करके फिर से पेट में डाल देंगे। क्या वो नहीं खाते हैं? तो कुत्ता के नाम ले तो लोग कहता है आपके पूर्वज यदि कुत्ता खाए रहते तो आप आराम से खाते हैं। सबसे तो पूर्वज सिखाते हैं। खाना पीना कहाँ से सीखते हैं लोग? पूर्वज से। कपड़ा लत्ता पहनना कहाँ से सीखते हैं? पूर्वज से। जवान होने के बाद दोस्त यार से, जवान होने के बाद दोस्त यार से, पड़ोसी वड़ोसी से। अगला देखिए, वहाँ के लोग अगला भोजन मगरमच्छ को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मगरमच्छ। अगला है सांड का टेस्टिस। अब बताइए, लाओस में भी सांड का टेस्टिस का इस्तेमाल कर रहा है, और वियतनाम में भी सांड का टेस्टिस का इस्तेमाल। इंडिया में टेस्टिस को निकाल कर फेंक दी जाती है। इंडिया में टेस्टिस को निकाल कर फेंक, जैसे छागर सबको बदिया कराई जाती है, तो छागर को आप देखते होंगे जब बदिया करते हैं तो टेस्टिस को निकाल कर फेंक देते हैं, है कि नहीं है? तो वहाँ पर फेंके नहीं जाते हैं, वहाँ पर टेस्टिस को निकाल कर पका कर खाया जाता है कि नहीं है? यहाँ पर वियतनाम में देखिए कि आप वहाँ देखे थे कंबोडिया में, है कि नहीं है? वहाँ पर 14 वर्ष की लड़कियों के लिए उसके पिता क्या बनाते हैं? प्रेम घर। 14 वर्ष की लड़की के लिए प्रेम घर। और वहाँ पर वियतनाम में प्रेम घर नहीं बनता है, वहाँ पर लव मार्केटें लगता है। अपने लोगों के यहाँ सब्जी मार्केट लगता है, और वहाँ पर लव मार्केट लगता है वियतनाम में। अब ये लव मार्केट में क्या है कि अगर आपको जो लड़की पसंद है, लव मार्केट में ये है कि जो लड़की पसंद है, खुदा ने खास्ता लड़की आपकी बातों को नहीं मान रही है, आपको इग्नोर कर रही है, या आपको हिम्मत नहीं है कि इस लड़की को हम प्रपोज करें, गुलाब फूल हाथों में दे, तो अगर आप चले गए लव मार्केट, और खुदा ने खास्ता ये लड़की भी आ गई लव मार्केट, तो आप बेहिचक दे सकते हैं लव मार्केट में फूल। यदि लड़की नहीं भी मानी तो कोई पिटने वाला नहीं होगा। अगर इधर उधर अगर आप दे दिए फूल, लड़की नहीं माने तो आपको लोग धो देंगे। लेकिन लव मार्केट में मारने का अलाउ नहीं है, क्योंकि सबको यही मानना है कि लव मार्केट में लड़का और लड़की वहीं पहुंचते हैं जिसको फूल लेने या देने का काम होगा। अन्यथा लव मार्केट क्यों पहुंचेंगे? कोई आदमी बुआ मेला जाएंगे, कहेगा हम मेला देखने नहीं आए, तो लोग मानेंगे क्या? कि मान जाएंगे? जब मेला देखना नहीं था तो आप मेला आए क्यों?
यदि कोई व्यक्ति रात को नाच देखने जाएंगे, सवेर में अगर कहेगा हम नाच देखने नहीं गए थे, तो कोई मानेगा? तो फिर आप गए क्यों थे? तो लव मार्केट कौन जाते हैं? वह जिसको इरादा रहता है वहीं। तो ये भी वियतनाम में सबसे बड़ी, ऐसा मार्केट पूरे विश्व में कहीं नहीं लगता है, लेकिन वियतनाम में लव मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं? धीरे धीरे इंडिया सब में हो जाएगा लव मार्केट सबका इस्तेमाल। अब देखिए साक्षर जो है, साक्षर वियतनाम में सबसे ज़्यादा है। कितना? 99%। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ? वियतनाम में। कितना है? 99% है। सबसे ज़्यादा कि नहीं? वहाँ पर वेश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, वेश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा, यानी देह व्यापार काफ़ी मात्रा में की जाती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जो है कमाएंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जनसंख्या होंगे, जहाँ पर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग होंगे, वहाँ पर देखिएगा अच्छे काम के साथ साथ गलत कामों का होना निश्चित है। वह गलत कामों का निश्चित इसलिए है होना क्योंकि गरीब लोग कैसे जिएंगे? गरीब लोग कैसे जिएंगे? तो जीने के लिए कुछ न कुछ, चाहे गलत हो या सही हो, भूखा पेट ये नहीं सोचता है कि ये किसका सामान है, वह पहले पेट भरेगा, इसके बाद ही सोचता है कि वह किसका सामान है। अगर मान लीजिए कि आप लोग नदी में कूद गए, कूद करके आपने पानी के साथ बहने लगे, आप कोशिश कर रहे हैं ऊपर होने की, लेकिन आप ऊपर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको यदि कोई तिनका भी मिल जाएंगे ना, कोई घास भी, तो आप घास को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे हैं कि घास हमारा भार को नहीं सह पाएगी, लेकिन फिर भी घास को पकड़ेंगे, है कि नहीं है? कुछ भी मिलेंगे, अगर एक जरा सा कुछ भी देखिएगा तो आप तुरंत उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि सहारा कुछ मिल जाए। आपको मालूम है कि ये सहारा नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी आप सहारा लेने की कोशिश करेंगे। इसी तरीक़ा से भूखा पेट कभी भी ये नहीं सोचता है कि गलत है या सही है, पहले पेट भरने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं आपको पेट भरा रहेगा तो कभी भी आप गलत कामों के पीछे नहीं जाइएगा। गलत कामों के पीछे कौन जाते हैं? भूखा पेट हमेशा। गरीबी, अमीरी कभी भी गलत कामों के पीछे नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा बात? कुछ जो है अमीरी, अगर अमीर लोग यदि जाते हैं तो कुछ का जो है बचपन में गरीबी रहता है, वहीं गलत काम करके अमीर बन जाते हैं, तो अब उसे छूटा नहीं जा रहा है, उनको एक आदत सी बन गई है, इसीलिए वह छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन कोई अमीर होकर के गलत काम नहीं करता है जनरली, चोरी चपाटी इधर उधर अमीर लोग नहीं करेंगे जल्दी। गरीब से अगर अमीर हो गए हैं वहीं करते करते तो वह कर रहा है, क्योंकि वह अब उसका आदी हो गए हैं, अब उनसे वह छूटने वाला नहीं। समझ मारा बात? तो ये किसका हुआ? विशेषता थी हुआ वियतनाम की। तो वियतनाम से यदि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको क्लास 10th में ही नहीं, आप यदि एसएससी का तैयारी करिए, बैंकिंग का तैयारी करिए, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछी जा सकती है, एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी में पूछी जाती है। कौन सा क्वेश्चन हुआ? यहाँ पर हम दिए थे, अमेरिका और वियतनाम के बीच कितने ईस्वी में युद्ध हुई? 1964। 1964। यहाँ तक दिक्कत है नहीं।